एबीपी 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए अक्षम परिवारों को 5,000 रुपए की धनराशि देने का आदेश दिया है। इस धनराशि से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शव का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। इस धनराशि की व्यवस्था ग्राम पंचायत के राज्य वित्त खाते से की जाएगी। इसके लिए मैनपुरी के जिला पंचायत राज अधिकारी ने सभी सचिवों को आदेश जारी किया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी कर संक्रमितों या अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर शव का नियमानुसार अंतिम संस्कार कराने के आदेश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने ग्राम पंचायत को राज्य वित्त की धनराशि में 5,000 रुपए शव के अंतिम संस्कार के लिए देने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी स्वामी दीन ने सभी सचिवों को पत्र जारी कर दिया है। मेरठ में कोविड-19 के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंडल स्तरीय दौरा करने का निर्णय लिया है, जिसके मद्देनजर वो मेरठ के दौरे पर शाम 5 बजे तक रहेंगे। मुख्यमंत्री संक्रमित मरीजों के इलाज और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए प्रदेश भर के दौरे पर गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री 17 मई को मुजफ्फरनगर में निरीक्षण करने के लिए दोपहर करीब 1:30 बजे राजकीय विमान से सहारनपुर पुलिस लाइन पहुंचेंगे। वहां से कार के जरिए सीधे सर्किट हाउस आएंगे। सबसे पहले सर्किट हाउस जाकर 30 मिनट रुकने के बाद कलेक्ट्रेट स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। 2:45 से शाम 4:15 तक कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में मंडल स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गांव में संक्रमण के बढ़ रहे प्रसार को देखते हुए गांव या स्थल के औचक निरीक्षण पर जाएंगे। वाराणसी में ब्लैक फंगस वाले मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। बीएचयू अस्पताल में ऐसे 25 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें डॉक्टरों ने 3 मरीजों के ऑपरेशन भी किए हैं। हालांकि ऑपरेशन के बाद बिहार की एक 50 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को 6 और मरीजों ने ब्लैक फंगस के मद्देनजर ऑनलाइन परामर्श लिया। कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इनके ऑपरेशन का फैसला लिया जाएगा। बीएचयू ईएनटी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एसके अग्रवाल ने बताया, ऑपरेशन के बाद 2 मरीज भर्ती हैं, जिनकी सेहत की निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही लोगों में इस बीमारी को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर अब शासन प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बहुत से लोग इसे संक्रमित होने के बाद की बीमारी मान रहे हैं, लेकिन संक्रमण के दौरान भी इस बीमारी की संभावना बढ़ रही है। कोरोना काल में भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में राहत सामग्री पहुंचाने का रेलवे प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है। रेलवे ने 19 अप्रैल से विभिन्न राज्यों में 540 से ज़्यादा टैंकरों में 8,700 मीट्रिक टन से अधिक चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति की। रेलवे प्रशासन के अनुसार अब तक 139 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं। रेलवे के अनुसार 35 टैंकरों में 475 मीट्रिक टन सरल चिकित्सीय ऑक्सीजन लेकर 6 एक्सप्रेस ट्रेनें रास्ते में हैं। पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों से रोजाना करीब 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खेप भेजी गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और मुरादाबाद के लिए क्रमशः 40 और 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। रेलवे के अनुसार अब तक महाराष्ट्र को 500 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को लगभग 2,350 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 430 मीट्रिक टन, हरियाणा को 1,228 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 308 मीट्रिक टन समेत अन्य राज्यों को ऑक्सीजन की खेप पहुंचाई गई है। भारत में इस समय मात्र 2 वैक्सीन के दम पर टीकाकरण अभियान चल रहा है, लेकिन जल्द ही इस अभियान में एक और वैक्सीन का नाम जुड़ने वाला है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ अब रूस निर्मित
स्पुतनिक वी वैक्सीन की खुराकें भी लोगों को दी जाएंगी। स्पुतनिक वी टीका अगले सप्ताह से बाजार में उपलब्ध होगा। आज रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंच गई है। भारत पहुंचने के बाद रूस के राजदूत एन कुदाशेव ने इस वैक्सीन को रशियन इंडियन वैक्सीन का नाम दिया। उन्होंने आगे कहा, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के प्रभावकारिता के चर्चे पूरे विश्व में हैं। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्पुतनिक वी वैक्सीन महामारी के खिलाफ कितनी कारगर है। एन कुदाशेव ने कहा, जानकारों ने वैक्सीन को संक्रमण के नए स्ट्रेन के खिलाफ प्रभावशाली बताया है। हम उम्मीद करते हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन भारत में धीरे धीरे बढ़ेगा और कंपनी मिलकर एक साल में 850 मिलियन खुराकें तैयार करेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात तौकते आगामी 24 घंटों में गंभीर और उसके बाद बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। ये चक्रवात 18 मई की दोपहर से शाम के बीच गुजरात के पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने चक्रवात के लिए पूरी तैयारी कर ली है और एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात सरकार को जारी परामर्श में कहा, बहुत भीषण चक्रवाती तूफान से घरों को बिजली और संचार लाइनों को नुकसान होने की संभावना है, जिसमें कुछ जिले जैसे देवभूमि, द्वारका, कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, जामनगर, राजकोट और मोरबी जिले शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार 17 मई को सौराष्ट्र के तटीय जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। चक्रवात के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, चक्रवात तौकते मजबूत हो रहा है, सभी सुरक्षा नियमों का पालन करें। कांग्रेस साथियों से अपील है कि हर संभव सहायता करें। भारतीय वायुसेना के अनुसार चक्रवात से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अपने 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर प्रायद्वीपीय भारत में तैयार रखे हैं। वायुसेना के अनुसार आगामी कुछ दिन तटीय इलाकों में कोविड-19 राहत अभियान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से बाद में इन इलाकों में अभियान प्रभावित हो सकता है। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी पाबंदियों का सिलसिला बना हुआ है। ऐसे में किसी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है तो वहीं कुछ जगहों पर मिनी लॉकडाउन लागू किया गया है। सरकार द्वारा लगाई जा रही पाबंदियों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन आ रहे मामले जहां हफ्ते भर पहले 4 लाख के ऊपर थे, तो वहीं अब मामले 3 लाख के आसपास बने हुए हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए दिल्ली में 19 अप्रैल से 17 मई तक का लॉकडाउन लगाया गया है। हरियाणा में 3 मई से 7 दिन का लॉकडाउन था, तो वहीं उसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। बिहार में 25 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ओडिशा में 15 मई से 19 मई तक के लिए 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। राजस्थान में 24 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। झारखंड में सख्त प्रावधानों के साथ लॉकडाउन लागू किया गया है। ये लॉकडाउन 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। गोवा में 24 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में 30 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। महाराष्ट्र में ऐसी पाबंदियों को 1 जून तक के लिए लागू किया गया है। पंजाब में साप्ताहिक लॉकडाउन 15 मई तक के लिए रात्रि कर्फ्यू जैसा उपाय अपनाया गया है। नागालैंड में 21 मई तक सप्ताह भर के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। भारत में कोविड-19 के नए मामलों में जहां एक और गिरावट देखी जा रही है, तो वहीं मौत की संख्या ने एक चिंताजनक स्थिति को कायम रखा हुआ है। दूसरी लहर से ग्रस्त भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 3,11,170 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही 4,077 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों की संख्या लगातार 4000 के पार चल रही है। हालांकि कल मामलों में हल्की गिरावट देखी गई थी, मगर आज फिर मामले 4000 के पार हैं। 36,02,437 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,07,95,000 के पार है। तो वहीं मरने वाले लोगों की संख्या
2,70,000 के पार चली गई है। इसके साथ ही इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,46,84,000 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 36,18,458 है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, जिसके तहत अब तक 18,22,20,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने भारत के राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कोविड मरीजों के लिए फील्ड हॉस्पिटल बनाएगी। बोइंग द्वारा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में अस्पताल बनाए जाएंगे। बोइंग की ओर से ये कार्य कोविड से जूझ रहे भारत को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से अभियान के तहत किया जाएगा। इस अभियान के लिए जमीन, सुविधाओं, उपकरणों, दवाओं और चिकित्सकों की उपलब्धता के लिए मिलकर काम किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार अस्पताल के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराएगी, जबकि डॉक्टर, उपकरण, सहायक कर्मी और दवाएं इत्यादि बोइंग कंपनी उपलब्ध कराएगी। इजराइल के हवाई हमले में गाजा स्थित 12 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। इजरायली सेना के अनुसार हमास के दफ्तर को निशाना बनाया गया था और हमले से पहले ही इमारत के लोगों को बाहर निकल जाने की चेतावनी दी गई थी। एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा दोनों ने ही इसकी कड़ी निंदा की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर करारा जवाब दिया जाएगा। हमारा ऑपरेशन अभी भी जारी है और जब तक जरूरी होगा ये जारी रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा की स्थिति को लेकर चर्चा की है। नेतन्याहू के कार्यकाल से जारी एक बयान के अनुसार इजरायली नेता ने बिडेन को घटनाओं और इजराइल द्वारा की जा रही कार्रवाई का संभावित कदम की जानकारी दी है। इसके साथ ही इजराइल इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा है। जो हिंसा में शामिल नहीं है उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं किया जाएगा। बयान के अनुसार आत्मरक्षा के अधिकार से अमेरिका द्वारा बिना शर्त दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद दिया गया है।